A very good morning, students. So today we are going to start our chapter number 1, solid state. 4 chapter we completed. लास्ट सरफेस केमिस्ट्री हमने कंप्लीट किया, उसके अंदर लास्ट जो कंसेप्ट था दैट इज़ इमल्सन, वो आप लोगों को मैंने रीड करने के लिए दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया चैप्टर नंबर 1, सॉलिड स्टेट। बहुत ही इजी चैप्टर है। 11th के अंदर गैस के बारे में आप लोग पढ़ के आए इन चैप्टर नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर। वहाँ पे 10 to 15% आप लोगों ने लिक्विड भी पढ़ा, लेकिन लिक्विड का सबसे बड़ा पोर्शन जो है वो आप लोगों को फिज़िक्स में पढ़ने में आता है। वैसे हम लोगों ने चैप्टर 2 है सॉल्यूशन, दैट इज़ बेस्ड ऑन लिक्विड, बट इन दैट चैप्टर वी स्टडीड टोटली प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिक्विड, उसके बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में। बहुत ही इजी चैप्टर है। बोर्ड के अंदर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन इस चैप्टर में से रहता है, और 2 और 3 MCQs रहते हैं इस चैप्टर में से। बहुत ही ईजी चैप्टर। एंड दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, इस चैप्टर के अंदर आप लोगों के लिए इमेजिनेशन पावर जितना अच्छा होगा उतना इस चैप्टर को आप लोग ईज़िली पढ़ पाओगे, क्योंकि टोटली इमेजिनेशन ही है। चैप्टर 2 के अंदर सॉल्यूशन था, तो प्रैक्टिकली कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो थे वो हम लोग रूटीन लाइफ के देख सकते थे, फील कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन ही आप लोगों का काम लगेगा। ओके, तो आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। इंट्रोडक्शन के बाद सबसे पहले व्हाट इज़ सॉलिड, सॉलिड की बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो 9th 10th में आप लोग पढ़ के आए, उसके बारे में। फिर नेक्स्ट हम लोग जाएंगे सॉलिड के क्लासिफिकेशन के ऊपर। मेनली 2 टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस। देन इन दिस चैप्टर, पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के ऊपर, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफिकेशन, और फिर हम लोग जाएंगे लैटिस एंड यूनिट सेल के ऊपर। तो एक अच्छा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, बेसिक जितनी भी बातें होंगी वो फटाफट से हम लोग कवर करते जाएंगे। सबसे पहले एक बेसिक, अभी तक आप लोगों ने प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन पढ़ी हुई है 9th में 10th में कहीं पे भी, लेकिन अब यहाँ पे एक और लेवल ऊपर जाके सॉलिड की डेफिनेशन देंगे। सबसे पहले तो व्हाट इज़ सॉलिड। सॉलिड, the 3 states of matter. Solid is the state of matter in which constituent particles are strongly bonded with strong फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये डेफिनेशन किसके बेसिस के ऊपर आ गई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस। पहले हम लोग ऐसा कहते हैं कि शेप, साइज, वॉल्यूम ये सभी फिक्स होता है सॉलिड के लिए, तो दैट डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। लेकिन यहाँ पे अब एक्चुअल डेफिनेशन यहाँ पे हमें मिले कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्ट्रांगली बॉन्डेड विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विथ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फटाफट से हम लोग इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली जो है बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट इज शेप, साइज एंड वॉल्यूम। वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, या तो फिर इसे बोलो कि डेफिनाइट होता है, फिक्स्ड होगा। सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होगा वो बहुत ही लो होता है,
जैसे ये मार्कर है पेन, तो वहाँ पे उसको कंप्रेस नहीं कर पाते इजीली, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो बहुत ही लो होता है। जैसे गैसेस जो हैं डिफ्यूज़ हो जाते हैं, लिक्विफाई हो जाते हैं, तो वैसे यहाँ पे ये नहीं होते हैं, तो मतलब डिफ्यूज़न इज़ ऑल्सो वेरी लो, डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं यहाँ पे। नंबर 4 इज़ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबल भी नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग लिक्विड को कोई भी वेसल के अंदर ऐड करें तो उसकी जैसा शेप हो जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो भी लो होती है, बहुत ही लो होती है। 5th पॉइंट इज़ देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई या फिर हाई होते हैं। ओके, रेंज बहुत उनकी ज़्यादा होती है। एंड 6th एंड इम्पॉर्टेंट इज़ दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। चलो इतना लिखो पहले, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ electricity and heat. Okay, these are the some basic properties of the solid. Okay, अब हम लोग जाते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर सॉलिड के। नाउ मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करके मेंशन करना है हमें। इन सॉलिड्स because of strong force of attraction they are called closely packed arrangement। ये वर्ड जो है वो हमें यूज़ करना है, closely packed and arrangement, closely packed अरेंजमेंट मतलब जो भी सॉलिड होगा उनकी अरेंजमेंट, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है ही, लेकिन उसके अंदर हमें ये वर्ड यूज़ करना है क्लोजली पैक्ड। उसका मतलब क्या, दो दे कंटेन्स स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे होगा, बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, चलो तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। तो मेनली 2 टाइप्स। नंबर 1 इज क्रिस्टलाइन एंड सेकंड इज एमोर्फस। सिंपल एक एग्जांपल दूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड मार्बल, तो वो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और चॉक यूज़ करते हो तो वो एमोर्फस सॉलिड में। एमोर्फस का एक प्रैक्टिकली सिंपल मीनिंग ये भी निकलता है कि जो भी एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस इजीली पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए वह कंसिडर होता है एमोर्फस के अंदर। एमोर्फस सॉलिड्स को एक और नाम दिया जाता है, दे आर सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ग्लास जो है वो एमोर्फस सॉलिड के अंदर आता है, सुपर कूल्ड होता है, वो बहुत ही लो टेम्परेचर पे लेके जाते उसको प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए नाम दिया गया सुपर कूल्ड लिक्विड्स। ओके, 1 बाय 1 पॉइंट्स डिफरेंस के हम लोग देखेंगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, तो दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ CP। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को मैं लिखूंगा CP, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विथ लॉन्ग रेंज। लॉन्ग रेंज का मतलब क्या है, देखो दोनों के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट तो है ही क्योंकि दोनों सॉलिड्स हैं, डिफरेंस यहाँ पे आएगा लॉन्ग एंड यहाँ पे होगा शॉर्ट रेंज। तो लॉन्ग रेंज का मीनिंग क्या है, तो हम लोग सिंपल एक फिगर यहाँ से ड्रॉ करके उसको समझते हैं कि एक अरेंजमेंट है वो क्या है, लॉन्ग
मतलब डिस्टेंस जो होगा एक ही टाइप के, अगर मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव कैटायन एंड एनायन के फॉर्म के अंदर मैं उसको अरेंज करता हूँ तो हमें इस तरह से मिलेगा। फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो ऐसे जब आप लोग अरेंजमेंट करते हो वो एक ही टाइप के जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हैं उनके बीच का डिस्टेंस, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेम मैग्नीट्यूड में मिलता होगा। और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles with short range शॉर्ट रेंज का मतलब इम्प्रॉपर अरेंजमेंट होगी, कुछ ऐसे अरेंजमेंट होगी। फिर यहाँ पे छोटा सा गैप मिलता होगा, यहाँ पे कोई एक पार्टिकल खड़ा होगा, मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट यहाँ पे होगी। और यहाँ पे रेगुलर अरेंजमेंट होगी इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट। नाउ मूव ऑन टू सेकंड पॉइंट। अब इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ नोट को। इन क्रिस्टलाइन, सेकंड पॉइंट हियर, they are called true solids, they are called true solids। एंड मैंने जहाँ से आपको पहले ही बताया इनको बोलते हैं सूडो सॉलिड्स एंड सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। थर्ड पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प, मतलब कि कोई भी एक ऐसा मेटल या फिर ऐसा कोई भी एक सॉलिड आप लोग ले लो जो पर्टिकुलर एक ही टेम्परेचर के ऊपर टोटली लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जा रहा हूँ। मान लो कि कोई भी एक ऐसा मेटल हम लोग ने लिया जो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेल्ट हो गया, 100% हो गया। लेकिन अगर आप लोग प्लास्टिक लोगे तो जब प्लास्टिक को हीट देते हो तब वो पहले क्या होगा, सॉफ्ट होगा और फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा। मतलब यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे हमें क्या मिलती है, रेंज मिलती है टेम्परेचर की। हैज़ मेल्टिंग पॉइंट इन रेंज, फॉर एग्जांपल कि 100 to 200 डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पे सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया, थोड़ा बहुत लिक्विड में होगा, लेकिन 100% लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा उस टेम्परेचर को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिलती है, रेंज मिलती है। फोर्थ पॉइंट इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दे आर एनीसोट्रॉपिक इन नेचर। एंड यहाँ पे फोर्थ पॉइंट, दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब एनीसोट्रॉपिक का मतलब एन आइसोट्रॉपिक या तो फिर एनीसोट्रॉपिक, जो भी प्रोनाउंस करो। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे एनीसोट्रॉपिक का मीनिंग क्या है, यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। और यहाँ पे आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि डिफरेंट, सॉरी यहाँ पे आएगा सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। भाई अब ये डायरेक्शन की बात कहाँ से आई, तो कोई भी एक एटम होगा, फिर से मैं ये एटम ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से। यहाँ पे हम लोगों ने कोई एक ये एटम जो है वो ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे फिर से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, तो और यहाँ पे तो क्या है, इम्प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। यहाँ से इम्प्रॉपर अरेंजमेंट है,
ओके, कहीं पे भी होंगे, मतलब क्या होगा, खिचड़ी दिखती है, कहीं से भी देखो सब कुछ एक जैसा ही दिखता है। ओके, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। देखो अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में जाऊँ तो मुझे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट मिल रही है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन मैं नीचे से देखूँ तो ये माइनस माइनस प्लस में जा रहा है, तो हो गई डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ से नीचे से जाओगे तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो भी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो यहाँ पे करते हैं। डन। दिस इज एनिसोट्रॉपिक एंड आइसोट्रॉपिक। मूव ऑन टू लास्ट पॉइंट ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, दैट इज एग्जाम्पल्स। चलिए एग्जाम्पल्स क्या होंगे यहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है ना क्रिस्टलाइन, तो यहाँ पे NaCl, KCl, क्वार्ट्ज, फिर आप लोग ले सकते हो ZnS, CaF2। इन दिस प्लास्टिक, रबर, ग्लास एट्सेट्रा। ओके, तो ये हुआ हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। अब हम लोग करेंगे क्रिस्टलाइन, जो है हमें हमारे पूरे चैप्टर के अंदर जो पढ़ना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, उनका क्लासिफिकेशन, तो उसे देख लेते हैं हम लोग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो 4 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे सिलेबस के अंदर है। फर्स्ट इज आयोनिक सॉलिड, सेकंड इज मेटालिक सॉलिड, थर्ड इज कोवेलेंट सॉलिड एंड फोर्थ इज मॉलिक्यूलर सॉलिड। फोर्थ क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इनके बीच का क्लासिफिकेशन, यहाँ पे बीच में मैं लाइन लिख लेता हूँ। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, आयोनिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यस, इट इज़ विजिबल, क्लियर। अब प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहले, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Cp। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगे, यहाँ पे आयन्स हैं तो यहाँ पे कैटायन एंड एनायन होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में। यहाँ पे मेटालिक जो सॉलिड होगा तो वहाँ पे कौन होंगे, तो वहाँ पे होंगे मेटल एटम्स एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कोवेलेंट है तो यहाँ पे कौन बनाते हैं, नॉन मेटल एटम जो होंगे वो जनरली कोवेलेंट बॉन्ड बनाते, तो उसके ऊपर से नॉन मेटल एटम जो होंगे वो कोवेलेंट सॉलिड्स में होंगे। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन होंगे, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स या तो फिर सेम टाइप एटम्स, उनके होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सेकंड यहाँ पे आता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किस टाइप का होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में किस टाइप का होगा आयोनिक के अंदर। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा यहाँ पे, जिसे हम लोग कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। अच्छा, मेटालिक के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा मिलेगा, तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड बनता है। और किन के बीच में होता है, तो कर्नल, हम लोग ये 11th के अंदर पढ़ के आए, कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में बनता है। इसको फर्दर भी हम लोग समझेंगे। अगर कोई भी एक एटम मान लो, चलो Fe का एटम है और वो Fe2+ के अंदर कन्वर्ट हो गया, फॉर एग्जांपल Fe2+ के अंदर यहाँ पे, तो इनके बीच में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते होंगे। ओके, और इसकी वजह से इनकी कंडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू द अदर टाइप ऑफ सॉलिड्स। तो इनके बीच में जो वॉइड बनता है उसके बोलते हैं हम लोग कर्नल। ओके, ये जो Fe2+ जहाँ पे प्रेजेंट रहते होंगे उसको बोलेंगे कर्नल। कोवेलेंट में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा यहाँ से, कोवेलेंट बॉन्ड, और यहाँ पे किस टाइप का फोर्स होता है,
वांडर वाल्स टाइप फोर्स होगा, जो वीक टाइप फोर्स होता है यहाँ पे। 5 टाइप्स ऑफ वांडर वाल्स फोर्स वी ऑलरेडी स्टडीड इन द 11th। चलो फिर यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका होता है हाई होता है, क्योंकि सॉलिड्स हैं तो वेरी हाई होगा ही। NaCl का जो मिनिमम रेंज जो है वो 700 डिग्री सेल्सियस पे वो हिट होता है, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। मेटालिक है तो ऑलवेज हाई रहेगा। कोवेलेंट लिटिल बिट वहाँ पे हाई रहता है, किससे? वेरी हाई लिखो। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, डायमंड बहुत ही हाई होता है, और यहाँ पे होता है लो। फिर जो है दैट इज कंडक्टिविटी जो है यहाँ पे मोल्टन स्टेट में बहुत अच्छी मिलती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग सीख के आए ये इलेक्ट्रोलिसिस। फिर मेटालिक जो है ये इनमें सबसे हाईएस्ट होती है, जो मैंने आप लोगों को कर्नल का एग्जांपल दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिखरे पड़े होते हैं, तो उसकी मतलब से क्या होगा, यहाँ पे कंडक्टिविटी जो है मेटालिक जो है सॉलिड्स वो सबसे हाई देते हैं, और यहाँ पे लो एंड लो। लास्ट पॉइंट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल तो यहाँ पे NaCl, KCl, CaF2 एंड ZnS लिख सकते हो। यहाँ पे सभी एटम्स आएंगे, Fe, Cu, Al, Zn एट्सेट्रा। यहाँ पे कोवेलेंट के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड, सिलिकॉन सिलिकॉन वाले बॉन्ड एट्सेट्रा, ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। नाइट्रोजन नाइट्रोजन ले सकते हो, और यहाँ पे CO2, H2O, H2 एट्सेट्रा। ओके, तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब यहाँ से हम लोगों का जो मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है। ये तो सभी बेसिक बातें थी, ये सभी बेसिक बातें थी। अब बात जो आती है वो आती है यूनिट सेल एंड लेटिस के ऊपर। अब लेटिस क्या होता है, तो जब आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि भाई कोई भी एक सॉलिड सब्सटेंस, उसके बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उसकी वजह से उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, क्लोजली पैक्ड। और इसी क्लोज्ड पैक्ड अरेंजमेंट को अगर हम लोग 3D के अंदर लिख दें तो वो हो जाता है लैटिस। वो क्या हो जाएगा, लैटिस हो जाएगा। ओके, तो बात करते हैं अब लैटिस के ऊपर। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particle in 3D is called lattice। अब यहाँ पे एक और बात समझनी है, फिगर्स ड्रॉ करने अच्छी तरह से आप लोगों को आने चाहिए। पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग कोई भी एक एटम को जब डिनोट करेंगे तो वो हो जाएगा एक पॉइंट से डिनोट करेंगे। जनरली हम लोग ऐसे न्यूक्लियस को ड्रॉ करते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है और आजू बाजू इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, वैसे। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है, सिर्फ और डॉट ओनली। तो अगर मान लो हम लोग इस डॉट से छोटा सा एक अरेंजमेंट हम लोग बना लें, इसको 3D में जब डाल देंगे तो ये क्या बन जाता है, लैटिस बन जाएगा। और इस हर एक पॉइंट को क्या नाम दिया जाता है, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट या लैटिस सेंटर भी इसे कह सकते हो। ओके, तो दिस इज अ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लैटिस। ओके, नाउ मूव ऑन टू द यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल, तो यूनिट सेल फॉर एग्जांपल घर है हमारा, स्कूल है ये, तो मतलब बनती कैसे, द ब्रिक्स से, अरेंजमेंट ऑफ द ब्रिक्स इन यूनिफॉर्म
तो वहाँ से एक घर बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे एटम्स का, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हो 3D के अंदर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। ओके, यूनिट सेल। तो वहाँ पे एक डेफिनेशन लिख लेंगे, द स्मॉलेस्ट यूनिट which can form lattice after repetition is called यूनिट सेल। ओके, अब मैं आप लोगों को एक यूनिट सेल बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, दिस इज मैं यहाँ पे लेटिस पॉइंट को डिनोट कर दूंगा। 4 लेयर्स आप लोगों को ऐसे बनानी है, 4 लेयर्स। कोई भी फिगर ड्रॉ करो तब आप लोगों को मिनिमम 4 लेयर्स जो है वो प्रिपेयर करो, तो अच्छी तरह से एक फिगर बन जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन पॉइंट्स को मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ और उसके नीचे मैं इन पॉइंट्स को भी अरेंज कर देता हूँ। तो यहाँ से ये जुड़ गया, यहाँ से हम लोगों को ये मिल जाएगा, यहाँ से ये और यहाँ से ये। तो इन अरेंजमेंट को, इस पूरे अरेंजमेंट को जैसे ही आप लोग रिपीट करोगे साइड बाय या पहले, तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यूनिट सेल। इजी टॉपिक है। अब 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हमारे सिलेबस के अंदर है, उसको भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, फिर हम लोग लेक्चर को ख़त्म करेंगे। यूनिट सेल, अब जनरली आप लोगों को टेक्स्ट बुक में 2 टाइप से दिखाया जाता है, 2 टाइप से। एक होते हैं सिंपल एंड एक होते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। लेकिन अगर इसको फर्दर क्लासिफिकेशन करते 4 ही टाइप्स मिलते हैं। सिंपल में आएगा प्रिमिटिव, सिंपल या प्रिमिटिव दोनों सेम होंगे, और सेंटर्ड में एक फेस सेंटर्ड, दूसरा बॉडी सेंटर्ड, तीसरा एंड सेंटर्ड होता है। और इन सभी को बोला जाता है क्यूबिक सेल। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्यूबिक सेल। अब क्यूबिक सेल को अगर हम लोग जनरली देखें तो अगर उनकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट को अगर कंसीडर किया जाए तो वो दोनों, ये तीनों जो हैं वो इक्वल होती हैं। हमारी टेक्स्ट बुक में सिंबल यूज़ किया गया है A, B एंड C इसके लिए। और क्यूबिक सेल के अंदर जो एंगल होता है वो कितना होता है? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग बोलेंगे क्यूबिक सेल। यहाँ पे हम लोग ये पैरामीटर्स भी आप लोगों को एक पैराग्राफ भी एक पैराग्राफ में एक टेबल भी वहाँ पे दिया गया है, तो वो भी अब हम लोग फर्दर देखेंगे। ओके, चलो अब इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्यूबिक सेल का क्लासिफिकेशन या फिर यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन जो है वो 4 टाइप से होता है। सबसे पहला है सिंपल यूनिट सेल, या तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिमिटिव। In that all the atoms are arranged at only at corners, मतलब क्या हुआ? अच्छा, यहाँ से एक और मैं बात बता दूँ। यहाँ से ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि MCQ पूछे जाते हैं। MCQ के अंदर क्या पॉसिबल है? यहाँ से फॉर्मूलाज बनाने पूछे जाते हैं। कोई भी एक सिंपल सॉलिड है तो उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो यहाँ से पूछे जाते हैं। मतलब नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो भी यहाँ से पता चलेगा। अब सिंपल देखो, कोई भी एक यूनिट सेल हम लोग पकड़ लें, ड्रॉ कर लें। ये हमारा हो गया एक यूनिट सेल।
तो सिंपल के अंदर हर एक कॉर्नर के ऊपर दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 and 8, दिस आर द 8 कॉर्नर्स। अब एटम जो है, ये तो हम लोग लेटिस पॉइंट को दिखाते हैं, लेकिन भाई एटम तो ऐसे अरेंज होगा, एटम ऐसे होगा। तो एक एटम का कितना पार्ट इस सेल के अंदर प्रेजेंट होगा? तो यहाँ से अगर मैं लाइन खींचूँ ऐसे, तो वो 1, ये हाफ हो गया, और हाफ का भी हाफ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो मतलब 1/8 पार्ट ऑफ 1 एटम इज प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल। टोटल कितने एटम्स हैं? नंबर ऑफ एटम्स हम लोग अभी कैलकुलेट कर रहे हैं इन प्रिमिटिव, तो टोटल 8, और एक का कितना 1/8 पार्ट, मतलब एक एटम जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। किस में? प्रिमिटिव के अंदर, के प्रिमिटिव में एक एटम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अब मैं इस फिगर को यहाँ से नहीं मिटाऊंगा, दूसरी बार ड्रॉ नहीं करना पड़ी। ओके, सेकंड जो है वो हमारा होगा फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। यहाँ पे FCC भी इसको बोला जाता है। क्या बोलेंगे? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। एट कॉर्नर्स एंड एट फेसेस, एट ऑल द फेसेस, एटम्स कहाँ पे अरेंज होंगे? एट द कॉर्नर्स एंड एट द फेसेस। अब यहाँ पे 8 एटम्स तो हो गए। फेस का मतलब क्या है? कैसे फेस हम लोग देखेंगे? ये बोर्ड है पूरा, तो ऊपर के 2 फेस, यहाँ पे सेंटर की बात की जा रही है, फेस एंड सेंटर। जो फेस होता है उसका भी एक सेंटर, वहाँ पे एटम जो है वो अरेंज होता है। मतलब बोर्ड को मान लो, तो ऊपर का एक पॉइंट, नीचे का एक पॉइंट, ये 2 फेस, लेफ्ट एंड राइट के 2 फेस, और एक बोर्ड के बाहर और एक बोर्ड के अंदर एक फेस होगा। मतलब टोटल 6 फेसेस आर प्रेजेंट। टोटल यहाँ पे कितने फेसेस होंगे? 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेसेस आर प्रेजेंट। तो मतलब मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ इसको, यहाँ पे एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5th, ये अंदर बाहर। तो अगर कॉर्नर्स हैं तो 8 × 1/8, तो यहाँ पे 1 एटम, और इस एटम का हाफ पार्ट जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब 6 × 1/2, देयरफॉर 3 एटम्स। तो टोटल कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन FCC। ओके, इन FCC। और फर्दर हम लोग जब मैथमेटिकल MCQ सॉल्व करेंगे तब इसको बहुत यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज अ बॉडी सेंटर्ड। नेक्स्ट क्या होगा हमारा? बॉडी सेंटर्ड। इसको क्या बोला जाता है? BCC। कहाँ पे एटम्स अरेंज होते हैं? एट कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, एंड एट द सेंटर ऑफ बॉडी, सबसे बीच में एक पूरा एटम प्रेजेंट होगा। मतलब क्या होगा? यहाँ पे फेस वाले अब मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और यहाँ पे बड़ा सा एक एटम वहाँ पे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा। तो एक पूरे के पूरा अंदर है, और कॉर्नर्स पे एक होता है। मतलब टोटल कितने हो गए? 2 एटम्स आर प्रेजेंट इन BCC। एंड यहाँ से अब मैं लास्ट 4th वन इज एंड सेंटर्ड। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एंड सेंटर्ड। अब एंड सेंटर्ड का मतलब क्या है? तो किसी भी 2 फेस के एंड के ऊपर 2 एटम्स होंगे वहाँ पे। किसी भी 2 फेस सेंटर्ड के अंदर हर एक फेस के ऊपर 2 एटम थे, हर एक फेस के ऊपर एक एक एटम था। लेकिन यहाँ पे कोई भी 2 एंड पकड़ लो, यहाँ पे एक होगा और यहाँ पे एक, तो फेस के ऊपर है तो 1/2 होते हैं। ओके, यहाँ पे एट कॉर्नर एंड एट एनी ऑफ 2 फेसेस, किसी भी 2 फेस के ऊपर एक एक एटम प्रेजेंट होता है।
तो 1 एटम कॉर्नर का और यहाँ पे 2 इंटू 1/2, देयरफॉर 1 एटम यहाँ से, देयरफॉर एंड के अंदर टोटल कितने एटम प्रेजेंट होंगे? 2 एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल। ओके, तो यहाँ से नेक्स्ट अभी 2 हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यहाँ पे HCB बाकी और ऑक्टाहेड्रल भी बाकी है, वो भी हम लोग फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे ख़त्म करते। बहुत ही ईजी है, इमेजिनेशन चाहिए। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।